जीवन में कुल कितना धन होगा? ये प्रश्न तो गाहे बगाहे हम सबके मन में उत्पन्न होता ही रहता है। और जब ये प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है तो कभी ज्योतिषी के पास और कभी और किसी विधि से हम जानने का प्रयत्न करते ही रहते हैं। आज एक ऐसी विधा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जिसे मैं चाहूंगा कि अभी के अभी आप आजमा कर देखिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बेहद सरल विधि आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी कुंडली से मिलाकर स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जीवन में धन योग कैसा है, अल्प है, मध्यम है अथवा प्रचुर है। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं, यह विधि पूर्णतः शास्त्रीय आधारित तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे मुझे मेरे ज्योतिष के कुछ मित्र हैं जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने दिया। जाहिर सी बात है, जो इस फील्ड में हैं वो भी गाहे बगाहे आजमाते रहते हैं कि मानव जीवन के हित के लिए कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे लोगों को और लाभ हो। लेकिन मैं कई दिनों से इसे कई कुंडलियों पर लागू करके देख रहा हूं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे 100% इसका परिणाम मिला, लेकिन 90-95% रिजल्ट तो मिला है। अब एक बार मैं चाहता हूं कि आप भी इसे अभी के अभी अपने ऊपर आजमा करके देखिए। जन्म कुंडली में दूसरा भाव धन का होता है और 11वां भाव लाभ का होता है, यह हम सब जानते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो द्वितीय भाव वृषभ होगा और उसका स्वामी शुक्र, और एकादश भाव कुंभ होगा, उसके स्वामी शनि। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि शुक्र और शनि दोनों की स्थिति देखनी है। क्या करना है? दोनों की स्थिति देखनी है कि ये कुंडली में कहां पर बैठे हैं। खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि दोनों के स्वामी कहां ये बैठे हैं। और अब आपको क्या नोट करना है कागज पर? तो दोनों ग्रहों की डिग्री, दोनों का अंश कितना है, नोट कर लिया आपने। एकादश भाव लाभ का, आय का प्रत्यक्ष कारक है, अर्थात हमारी कमाने की क्षमता। और जब धन हमारे पास आता है तो संग्रह कितना होगा, कोष का कारक कौन है, कमाई हुई आय कितना टिकेगा, नहीं टिकेगा, जमा होगा या नहीं होगा, वो दूसरा भाव बताता है। कुछ लोग कमाते खूब हैं परंतु संग्रह नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है उनका एकादशेष तो बली है पर द्वितीय भाव या द्वितीय कमजोर है। कुछ लोग कमाते तो कम हैं परंतु संग्रह उनका बहुत होता है, तो उनका इसका मतलब है उनका द्वितीय बहुत बलवान है, एकादशेष उतना बलवान या एकादश उतना बलवान नहीं है। जिन जातक के पास दोनों बलवान हो, ये सीधी सी बात है, वो अपने जीवन में पूर्ण धन के अधिकारी बनते हैं। यही धन निर्धारण का मूल सूत्र है, जिसे आप सब जानते हैं, ये मैं बता नहीं रहा हूं। अब हम उस सरल गणना की ओर आते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आपने डिग्री दोनों ग्रहों की नोट कर ली है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं वो 5 डिग्री पर हैं और शनि जो हैं वो 22 डिग्री पर हैं। तो दोनों को आपने जोड़ा तो कितना आपको मिला? 27। अब जरा ध्यान से समझिए, जो मैं तर्क आपको समझा रहा हूं, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप इसे किसी ग्रंथ में नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन इसे जरा आजमा करके देखिए। अब ग्रह की डिग्री 0 से लेकर के 30 के मध्य है। ग्रह की डिग्री 0 से 30 के मध्य है, क्योंकि एक राशि का जो विस्तार है वो कितना है? 30 अंश तक है। अब यहां हम किन दो ग्रहों की बात कर रहे हैं?
एक धनेश की और एक लाभेश की, तो दो ग्रह। अब दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 30 दूनी 60, हमारे पास जो मूल संख्या है वो कितनी है, 60 है। समझ गए आप? अब 60 हमारी मूल संख्या है। अब इस 60 को आप 4 भाग में बांट दीजिए, 60 अंक को 4 भाग में बांट दीजिए, तो 0 से 15 तक प्रथम चतुर्थांश अर्थात न्यून धन योग, 15 से 30 अंश तक द्वितीय चतुर्थांश यानी मध्यम धन योग, और 30 से 45 तक तृतीय चतुर्थांश अर्थात उत्तम धन योग, और 45 से 60 तक अंतिम चतुर्थांश अर्थात प्रचुर धन योग। यह 4 चरण। अब देखा जाए तो यहां एक पॉइंट है जिसे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। यह सारा कुछ ग्रह बल के निर्धारण से ही हो रहा है, पर अब वैदिक ज्योतिष में अगर देखा जाए तो समझिए इस बात को, 60 अंश तक जिस ग्रह की बात जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, 29 अंश पर हमारा धनेश भी होगा और हमारा लाभेश भी होगा, तो 29 दूनी 58, सबसे अधिक अंश पर लगभग 60 के करीब जो पहुंच रहा है ये इस अंश पर होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस अंश पर या तो बाल होगा या मृत होगा। यह वैदिक ज्योतिष हो गया। लेकिन जैमिनी ज्योतिष में आप जानते हैं कि जो सर्वाधिक अंश का ग्रह होता है वो आत्मकारक होता है। यह सिद्धांत आप जानते हैं, वहां ग्रह को मृत नहीं माना जाता, उसी ग्रह को आत्मकारक, अमात्यकारक इत्यादि क्रम से माना गया है। अब यह सिद्धांत उसी से प्रेरित है। जो ये दोनों ग्रह की जो संख्या है, अंश है, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं और वो 60 में से जितना 60 के करीब होता है उतना हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन होगा। इतना आसान है कि कुछ ज्यादा इसमें गणित है ही नहीं। ये तो विषय मैंने इतना बड़ा कर दिया। मूल गणित इतना ही है कि आपको धनेश और लाभेश के अंक को जोड़ना है और 60 हमारा मूल अंक है। 60 में जितना अधिक हमें मिलेगा, 4 भागों में वर्गीकृत किया, 15 दूनी 30, 45 चौके 60, तो अगर 15 मिला तो न्यून, 30 मिला तो मध्यम, 45 मिला तो उत्तम, और उससे ऊपर प्रचुर, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ। इतना आपने समझ लिया। अब इसके साथ इस सिद्धांत में एक चीज आपको और देख लेना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि आपके द्वितीयेश और एकादशेश यानी धनेश और लाभेश का संबंध कैसा है। अगर आपकी कुंडली में आपको जो अंक मिल रहे हैं वो 45 से ऊपर मिल रहे हैं और ऊपर से आपकी कुंडली में धनेश और एकादशेश की युति है, और वो भी युति कहां है, तो केंद्र अथवा त्रिकोण में है, अथवा द्वितीयेश और एकादशेश ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है और 45 से ऊपर का अंक आपको मिल रहा है, निसंदेह सब अंबानी बनने के योग हैं। ये बहुत बड़े योग हैं जहां धन बहुत आने वाला है। ये बहुत बड़ा धन आने की बात कह रहा है। एक सिद्धांत यहां और भी है, एक सिद्धांत यहां और भी है कि अगर आप मान लिया जाए कि एक तो सिद्धांत ये हो गया कि हमें 60 अंक मिला, 60 अंक को हमने ऐसे मिला लिया। यहां 2-3 चीजें और भी हैं। पहले समझ लीजिए कि मान लिया जाए कि आपके द्वितीयेश और एकादशेश आपकी कुंडली में अंक तो आपको मिल रहे हैं ठीक ठाक, परंतु द्वितीयेश एकादशेश कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन के होने में 15% की कमी आप इसको मान लीजिए। त्रिक भाव में होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जीवन में धन का संघर्ष करना पड़ेगा। ऊपर से अगर मान लीजिए अंक भी कम आ रहे हैं, 15 अंक के अंतर्गत आ रहा है हमारे पास, और ऊपर से त्रिक भाव में बैठे हैं, जाकर के आपकी कुंडली में आपके धनेश या लाभेश में से कोई एक या दोनों बैठे हैं, तो सीधी सी बात है जीवन भर का रहा है धन के लिए संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और अगर ये परस्पर युति इत्यादि में है तो 4 गुना धन के बल को बढ़ा देगा। समझ गए आप इस बात को? अब थोड़ा सा और आगे चल करके आपको एक जानकारी मैं देता हूं। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में द्वितीयेश या एकादशेश में से कोई नीच राशि में बैठा है, तो उसकी जो डिग्री है, ध्यान से सुनिएगा, उसका जो अंश है वो आधा माना जाएगा, और अगर उच्च का है तो उसको 2 गुना कर दिया जाएगा। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आप मेष लग्न के हैं, तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी कौन बना? शुक्र बना। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि में बैठा है और 5 अंश पर बैठा है, तो आपको गणना में मात्र 2.5 अंश लेना है। आपको जब गुणा करना है लाभेश के अंक के साथ तो मात्र 2.5 ही गिनना है। और अगर मान लीजिए मीन राशि में बैठा है तो 5 अंश पर है लेकिन 10 आपको गिनना है। समझ गए? यही बात आप शनि पर भी लागू करिए। अगर आप मेष लग्न के हैं तो शनि यहां पर कुंभ राशि के स्वामी हुए, और अगर मान लीजिए मेष राशि में बैठे हैं तो नीच के हुए, और अगर मान लीजिए 20 अंश पर बैठे हैं तो 20 अंश पर बैठे हैं तो आपको 10 गिनना है। क्या गिनना है? 10 गिनना है। और अगर 20 अंश पर बैठे हुए हैं
तो हमको 40 गिनना है। अब ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि 40 यहां से हमारे आ गया, मेरे धनेश भी और लाभेश भी दोनों के दोनों उच्च के हो रहे हैं, तो ऐसे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं, 60 से तो बहुत ऊपर हो गया। तो आप अच्छा, ये क्या बताने की आवश्यकता मुझे रह जाएगी कि दोनों के दोनों उच्च के हैं, तो आपके जीवन में कहीं धन की कमी होने वाली है? तो आशा करता हूं ये सिद्धांत आपने अब समझ लिया होगा। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये पूर्णतः कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं, लेकिन कई कुंडलियों पर मैंने इसको आजमाया और मैंने पाया कि हां, जिन कुंडलियों पर यह लागू हो रहा है वहां धन की स्थिति सचमुच है तो अच्छी। आप एक बार खुद की कुंडली पर अभी के अभी आजमा लीजिए, क्योंकि मैं जितनी कुंडलियों पर देख सकता हूं, देख रहा हूं, अभी के अभी इसका प्रमाण हमें मिल जाएगा। एक नंबर 2, मान लीजिए आप मुझसे ये कहते हैं कि मेरी कुंडली में जो अंक आ रहा है वो जोड़ करके लगभग 28 के आसपास आ रहा है, यानी मध्यम की स्थिति में आ रहा है, पर अभी तक मेरे पास उतना धन नहीं, तो आपको और मेहनत करना चाहिए। आप ये कहते हैं कि नहीं, मेरे पास धन की स्थिति उतनी नहीं है, पर मेरा जो अंक है वो 45 के भी ऊपर आ रहा है, दोनों का अंक मैंने जोड़ा 45 के ऊपर जा रहा है, उच्च नीच का सारा ध्यान मैंने रखा है और यह भी ध्यान रखा है कि वो तृक भाव इत्यादि में नहीं है, सब ठीक है, और फिर भी मेरे पास, तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में धन योग छुपा हुआ है, वो बीज पड़ा हुआ है। अब उस बीज को खाद डालने की, जल पानी डालने की आवश्यकता है ताकि वो फले फूले और आपको भरपूर धन दे। तो इस सिद्धांत के माध्यम से भी आप तय कर सकते हैं कि आपके जीवन में कितना धन होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। कल पुनः आपके सम्मुख एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।